बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। खान साहब ने आज बड़ा फ़ैसला करना है और बड़ा फ़ैसला है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख देनी है। मुल्तान के जलसे में खान साहब ने ऐलान किया था कि इतवार के रोज़ पेशावर में बैठेंगे और पेशावर में बैठ कर कोर कमेटी के इजलास के बाद तारीख का ऐलान करेंगे कि कब तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वोटर सपोर्टर ने इस्लामाबाद पहुँचना है। तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है या नहीं है, और क्या तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते जारी हैं। 2 दिन की जो मोहलत खान साहब ने दी थी या ली थी, वो किसको दी और ली थी, और इमरान खान साहब की जानिब से कौन है वो जो कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, जो हुकूमत से राब्ते कर रहा है, और कौन है जो खान साहब को ये यकीन दिला रहा है कि उनके लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी। हनूज़ इलेक्शन की तारीख नहीं आई और ये दावे किए जा रहे थे बहुत से साबिक़ वफाकी वज़रा की जानिब से कि खान साहब के लॉन्ग मार्च की तारीख से पहले ही इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं की, बल्कि हुकूमत कुछ और अहम काम करने जा रही है, जिसके बारे में साबिक़ वफाकी वज़रा ये दावे कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो हफ्ते और इतवार की रात तक तो खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया, ना उन्हें गिरफ़्तार करने की कोई बड़ी अटैम्प्ट की गई। तो फिर ये गिरफ़्तारियों के दावे क्यों किए जा रहे हैं और क्यों शेर रशीद साहब ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत 10 से 15 लोगों को गिरफ़्तार कर सकती है। तो लगता ही हो कि तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तारियों की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, और उनका ख्याल ये था कि हुकूमत कोई उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन लॉन्च करेगी तो कोई बहाना मिल जाएगा जिससे वो लॉन्ग मार्च या मुलतवी कर देंगे या आगे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत गिरफ़्तार करना चाहती है, तो खान साहब जाके बैठ गए KPK में कि यहाँ मुझे कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा। खान साहब के अलावा जितने सियासी रहनुमा हैं, सियासी क़यादत है, वो भी दाएँ बाएँ है, और उनका ख्याल है कि हुकूमत उन्हें गिरफ़्तार करेगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी बड़े सियासी रहनुमा को गिरफ़्तार करने की कोई कोशिश नज़र नहीं आती। तो लगता यूँ है कि खान साहब का ये ब्लफ़ नाकाम हो रहा है। अब खान साहब को उस ब्लफ़ को ओवरकम करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो कुछ और नया काम कर सकते हैं। तो आज सिर्फ मेरा गुमान ये कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख देंगे, बल्कि वो कुछ और भी हम ऐलान कर सकते हैं। वो ऐलान क्या होगा? रात 12 बजे खुल गई अदालतें, और साबिक़ वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी, जिनको हफ्ते की दोपहर को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें अदालतों ने रात 12 बजे रिहा कर दिया। तो तहरीक इंसाफ के लिए एक बार फिर रात 12 बजे अदालत खुल गई, और अब ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा तहरीक इंसाफ वालों को कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खुलती हैं। खास साहब कहते हैं रात 12 बजे अदालत क्यों खुली, मैंने कौन सा जुर्म किया है। तो अदालतें रात 12 बजे खुलती हैं। PTI की रहनुमा शीरी मज़ारी को, जिन्हें एंटी करप्शन ने एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया था, और उसके बारे में तहरीक इंसाफ वाले ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि मुकदमा 50 साल पुराना है, जबकि इसकी हकीकत ये है कि मुकदमा 50 साल पुराना है, लेकिन इसके अंदर जो फ्रॉड किया गया, जो फोर्जरी की गई, वो हालिया दिनों में की गई, यानी पिछले कुछ चंद महीनों में की गई। जब से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है, शीरी मज़ारी साहिबा ने उस ज़मीन को, जो कि जिस पर एक पुराना मुकदमा कायम है, जिसका पुराना डिस्प्यूट है, जो उनके वालिद ने जालसाजी से अपने नाम कराई थी, उसको अब दोबारा उनके कागजात जो है वो गायब करा दिए गए और ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया। उसका एक मुकदमा, उसकी एक इंक्वायरी हुई। तो उस मुकदमे में, उस इंक्वायरी में शीरी मज़ारी को मौक़िफ़ देने के लिए बुलाया गया, और फिर इस इंक्वायरी में ये यानी वो पहुंची नहीं मौक़िफ़ देने के लिए, और बार बार इसको इग्नोर करती रही, और ज़बरदस्ती उन्होंने इस ज़मीन को हथियाने की कोशिश की, और हुकूमत का एक अहम रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने गायब कर दिया। इसलिए उनको फिर एंटी करप्शन पुलिस ने इस्लामाबाद पहुंचकर गिरफ़्तार किया। अब सवाल ये है कि उनकी गिरफ़्तारी के पीछे हुकूमत है या कोई और इदारा है। अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्हें हुकूमत ने गिरफ़्तार किया, जबकि उनकी बेटी ने किसी और पर इल्ज़ाम लगाया। और अगर आप गौर से इस पूरी सूरत हाल को देखें कि मुकदमात किन लोगों के ख़िलाफ़ गिरफ़्तार हो रहे हैं, गिरफ़्तारियाँ किन लोगों की हो रही हैं, और अदालतों में ज़मानतों के लिए भागे कौन लोग फिर हैं, ये सब वो लोग हैं जो कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराजी में, उनकी बैशिंग करने में, उन्हें डिफेम करने में, और उनके ख़िलाफ़ झूठी और जाली प्रोपेगेंडा करने में शामिल हैं। शीरी मज़ारी के हवाले से भी लोग जानते हैं, और वो कुछ दिनों से ऐसे ट्वीट कर रही थी जिनमें वो
इदारों को टैग करके बताने की कोशिश कर रही थी कि ये साजिश जो है वो आपकी तरफ से हुई है या वो किसी और तरफ से नहीं हुई, और अमरीकी साजिश को इस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ रही हैं। मुसलसल वो प्रोपोगंडा सोशल मीडिया पर कर रही हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो वो पीटीआई के इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रही थी। इसके अलावा पीटीआई के एक और एमएनए आलमगीर, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। वो भी दीवारों पे वॉल चॉकिंग कर रहे थे। कराची में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने घर से भाग निकले और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट जाकर ज़मानत के लिए रजू कर लिया। उनको यानी सिंध हाई कोर्ट पे एतमाद नहीं था और उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए पेशावर का रुख कर लिया। तो पेशावर इस वक्त बन गया है इलाका गैर, यानी हुकूमत इलाका गैर में नहीं जा सकती और पीटीआई की तमाम क़यादत ने इलाका गैर यानी पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ले रखी है। और इस पनाह लेने का मकसद ये है कि हुकूमत कोई उनके ऊपर हाथ ना डाले और उनकी क़यादत को गिरफ़्तार ना कर ले। तो सिर्फ़ शीरी मज़ारी और आलमगीर पर मुकदमा नहीं हुआ, बल्कि ऐसे वो तमाम लोग जो कि फ़ौज के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, गंद उछाल रहे हैं, जिनमें कुछ जय्यद किस्म के सहाफ़ी भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ भी सिंध में यानी हैदराबाद में और मुख्तलिफ़ सिंध के शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं और वो भी अपनी हिफाजती ज़मानतें कराते फिर रहे हैं, जिनमें नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ है और साबिर शाकिर है, एयरवाई के ये दोनों रिपोर्टर, और इससे पहले समी इब्राहिम भी। तो यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ये दावे कर रही है और ये तासुर देने की कोशिश करी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात ठीक हो गए हैं और अदलिया के साथ भी उनके तल्लुकात बड़े अच्छे हो गए हैं और अब इलेक्शन की तारीख दी और ली जा रही है और जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। जबकि उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो दस्तूर फ़ौज पर अटैक कर रही है। अदलिया के पास वो जा रहे हैं अपनी हिफाजती ज़मानतों के लिए। तो अरशद शरीफ ने भी रात 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बुलाया था कि वो आ जाएँ, क्योंकि उनके खिलाफ जब नया मुकदमा दर्ज हुआ तो वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए उन्होंने रजू किया था, जिस पर अतर मिल्ला साहब ने उन्हें बुलाकर उनकी भी प्रोटेक्टिव बेल एक्सेप्ट कर ली, उन्हें हिफाजती ज़मानत दे दी। तो इस पूरे सिनेरियो को देखें तो एक बात तो ज़ाहिर है कि ये सारे वो लोग हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत की तहरीक से नहीं है, यानी लॉन्ग मार्च से नहीं है या कोई उस हवाले से नहीं है जिसमें हकीकी आज़ादी या कुछ और आता है। ये सारे वो लोग हैं जो कि अभी तक उस मरासले को लेकर और अमरीकी साजिश को लेकर उसका चूरन बेच रहे हैं और अभी तक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट या मुकामी लोग शामिल हैं, और जिनमें सियासी क़यादत के अलावा मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो कि बहुत ही इस मामले में अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो घसीटी जा रही है, उसमें इन्वॉल्व हो रही है, उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब शीरी मज़ारी पे मुकदमा हुआ बुज़दार दौर में और गाड़ी से गिरफ़्तार उन्हें किया लेडीज़ पुलिस ने, और उनकी बेटी मान जैनब ने पहले हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया, फिर किसी और पे इल्ज़ाम लगाया कि उनकी वालदा को जब पेश किया गया तो उन्होंने कहा अपनी बेटी के कान में कि राना सनाउल्लाह का नाम लेना है। तो कहने वाले कहते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और इस गिरफ़्तारी का मकसद सिर्फ उन्हें ये बताना था कि आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है और फिर आपको और भी आपके खिलाफ बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने हुकूमत पर डाल दिया। हुकूमत कहती है जी हमने गिरफ़्तार नहीं किया, हमने इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी ऑर्डर किया कि इनको रिहा किया जाए, उन्होंने भी इस गिरफ़्तारी को पसंद नहीं किया, और तमाम सियासी, समाजी, सहाफ़ती तमाम हल्कों ने शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी पर आवाज़ एहतजाज बुलंद की और गिरफ़्तारी के तरीके को और इस मुकदमे में गिरफ़्तारी को सब लोगों ने कंडेम किया, मज़म्मत की और इसको वैलिडिटी नहीं दी। लेकिन ये मामला पॉलिटिकल है या नहीं, इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, लेकिन ये मामला इतना आसान और सादा नहीं है। और अदालत में पेश होने से पहले वो ये कह रही थी कि शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह ने मुझे उठवाया, और फिर अदालत के बाहर आते ही उन्होंने मुकदमा फिर उस तरफ डाल दिया, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर दिया। एंटी करप्शन का मेरे फ़ोन से क्या ताल्लुक? तो जिसने मेरा फ़ोन छीना है, मुझे लगता है ये खुफिया एजेंसीज हैं जिन्होंने मेरा फ़ोन छीना है। और मैं वाज़ेह तौर पे कह रही हूँ DGISPR, ये बंद करो हरकतें। हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, और आप अगर मुलव्वस है उस कंस्पिरेसी में तो आप जवाब दें कौम को। और मेरा फ़ोन अगर आपके लोगों ने उठाया है, फौरी तौर पे वापस करें।
और अदालत ने कहा मेरा मोबाइल गायब हो गया। बाहर निकलते ही शीरी मज़ारी के ट्वीट शुरू हो गए। इस सारी कहानी, ये जो मिस्ट्री है उनकी गिरफ्तारी की और रिहाई की, ये बाकायदा एक मिस्ट्री है कि उनको गिरफ़्तार करने से हुकूमत को क्या फ़ायदा था। क्या हुकूमत ये चेक कर रही थी कि गिरफ़्तारी में रद्दअमल क्या आता है, तो रद्दअमल तो ठोस है। और क्या हुकूमत अगर गिरफ़्तार करने की का इरादा उन्होंने कर ही लिया तो फिर उन्हें रिहा क्यों किया गया? उन्हें रिहाई अमल में नहीं लानी चाहिए थी। गाड़ी ले जाती उन्हें राजनपुर और अदालत कहती रात 12 बजे पेश करो। अदालत को बता दिया जाता जी वो तो राजनपुर चली गई हैं, तो अब सुबह ले आएंगे, हफ्ते के इतवार को ले आएंगे, पीर को ले आएंगे, तो 2 दिन तो उनकी खातिर तवाज़ो होती। लेकिन शीरी मज़ारी को गिरफ़्तारी के बाद इस्लामाबाद से बाहर ले जाया ही नहीं गया, क्योंकि मकसद उन्हें सिर्फ घुमाना फिराना और उनको बताना था कि वो जो कुछ कर रही हैं उसके संगीन नताइज भी हो सकते हैं। तो कहानी मुक गई। हैप्पी रात 12 बजे उस अदालत ने भी अपने दाग धो दिए जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो रात 12 बजे क्यों खुलती हैं। अब अतर मिल्ला साहब चाहते तो दोपहर को, जब उनको शाम को दरख्वास्त गई थी, वो घंटे बाद अदालत बुला लेते। 4 बजे के करीब ये उनको दरख्वास्त मिल गई थी, लेकिन उन्होंने रात 11 बजे ही अदालत लगाना क्यों पसंद किया? तो ये सवाल जो है बहुत से कानूनी हलकों में उठाया गया। तो सीधी सी बात उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि 12 बजे खुल सकती है, आपके खिलाफ फैसले आ सकते तो आपके हक में भी आ सकते हैं। तो अदालत ने तो फैसला दे दिया। अब इसके ऊपर ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि सब फड़े जाएंगे। और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के लिए राना सनाउल्लाह बाकायदा इजाज़त मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे अगर इजाज़त मिल जाए तो मैं इनको उठा के उस जेल में डालूँ जिस जेल में मुझे रखा गया था। तो वो इजाज़त किससे मांग रहे हैं? उनको PTI की क़यादत को गिरफ़्तार करने से कौन रोक रहा है? राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है और वो शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी से भी वो लातल्लुक़ है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को अपोजिशन के लोगों को गिरफ़्तार करने की इजाज़त नहीं मिल रही। ये इजाज़त उन्हें वज़ीर आज़म नहीं दे रहे, ये इजाज़त उन्हें इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे रही। या इजाज़त देने से कौन और रोक सकता है? तो लगता यूँ है कि हुकूमत के हाथ पांव जो है इस मामले में बंधे हुए हैं। अगर हाथ पांव इमरान खान साहब के मामले में बंधे हुए हैं तो फिर शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? मेरे ज़राए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये यकीन दिलाया गया है कि उनकी क़यादत को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ये ज़रूर चाहती है कि कुछ लोग उनके गिरफ़्तार हो जाएँ, कुछ बड़े नामवर लोग गिरफ़्तार हो जाए तो उनकी तहरीक को थोड़ी सी हवा मिल जाए। लेकिन अभी तक उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। अब हाँ साहब की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की खबर भी सामने आ गई है। हाँ साहब तो कहते हैं मेरे फ़ोन बंद है, मैं राब्ता नहीं कर रहा, और वो लोगों को मना भी कर रहे हैं राब्ते ना करें, क्योंकि उनका एक ख़ास बंदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है जिनका नाम है परवेज़ खटक। और परवेज़ खटक ही इस वक्त उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के हम लोगों से मुलाकात के बाद और हुकूमत से भी उनके राब्ते परवेज़ खटक से, वो सियासी आदमी है, पीपल पार्टी से भी राब्ते में है, आसिफ अली जरदारी से भी राब्ते में है, वो शहबाज शरीफ एंड ग्रुप से भी राब्ते में है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्ते में है। और वो शायद इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करें कि लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला फ़हम व तफ़हीम से ही हल हो जाएगा। हुकूमत को बस 2-4 दिन दे दिए जाएँ जो वो IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हुकूमत वैसे ही बैकआउट कर देगी और इलेक्शन की डेट दे देगी, तो हमारी फतह हो जाएगी, हमें लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर हम लॉन्ग मार्च की डेट दे देंगे और हम प्रेशर में ले आएंगे। तो ये इस स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं। लेकिन अब चूँकि हाँ साहब ज़्यादा टाइम देने को तैयार नहीं थे, जल्दबाज वो हैं, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इतवार को डेट देंगे। अब वो आज वो डेट देंगे। मरियम नवाज़ के ऊपर जो हाँ साहब ने अटैक किया कल, उसकी पूरे मुल्क में हुई मजम्मत, और कहते हैं ना जी भर के हुई छतरोल। और लेकिन कहते हैं ना कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये उन लोगों के लिए होती है जिनके अंदर शर्म और हया हो, और जिन लोगों के अंदर नहीं है उनको उसकी परवाह नहीं है। तहरीक इंसाफ के मानने वाले फॉलोअर्स, सपोर्टर सारे ही जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो हाँ साहब दी तो बीवी ने इंज किया सी, फलाने ने इंज किया सी, और मरियम को कह दिया तो कौन सा ऐसा यानी बुरी बात होगी। तो अगर ये बुरी बात ना होती तो इसके ऊपर इतना शदीद रिएक्शन नहीं आता। हत्ता कि अल्ताफ़ हुसैन
जिनको मुस्लिम लीग नून से लाख शिकायतें होंगी, वो नवाज शरीफ से भी शिकवे गिले करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी खान साहब की जी भर के कॉली की, क्लास ली। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कड़वा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पीटीआई सियासी लिहाज से इमरान एक लाश है, यानी इस लाश पर करोड़ लोग भी खड़े हो जाए तो वो ज़िंदा नहीं हो सकती। उन्होंने पीटीआई को सियासी लाश करार दे दिया है। और फिर उन्होंने जो जवाब दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कहा कि अपनी हलाल बेटी होती तो किसी की हलाल बेटी के बारे में ऐसी बकवास ना करता। ये उन्होंने इमरान खान साहब को कहा है। तो इससे ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जा सकता था जो जवाब मौलाना फजलुर रहमान ने दे दिया। और लगता यूँ है कि हुकूमत जो है वो खासे एतमाद में है और वो समझते हैं कि पीटीआई का बोलोराम हो चुका है और अब सिर्फ वो शोर मचा रहे हैं। और ये पेशावर में तकद्दस हरम नबवी कॉन्फ्रेंस थी, यानी होम टाउन ऑफ पीटीआई, जहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, जिसमें उन 2-3 अहम बातें मौलाना फजलुर रहमान ने ये की कि जो अनिल मुशर्रफ और जहांगीर चीकू, इन्होंने ज़िंदगी में कभी उम्रा नहीं किया, तो ये किस नीयत से मस्जिद नबवी में आए थे। और पीटीआई बरतानिया का सदर भी इस क्या करने गया था, हंगामा कराने गया था। तो तकद्दस हरम नबवी कॉन्फ्रेंस में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान साहब के ऊपर रज के कहते हैं तबर्रेबाजी की और उन्होंने कहा नवाज शरीफ जरदारी और शहबाज शरीफ को तुम चोर कहते हो, लेकिन चीन, सऊदी अरब और IMF इन पर एतमाद करके पैसे देते हैं और तुम सादिक अमीन हो और तुम पर 1 टके का लोग एतमाद नहीं करते। और मरीम नवाज ने भी इस पर रिएक्शन दिया और उन्होंने इसके ऊपर अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम लेना मजबूरी है और जब वो नाम लेती है तो उन्हें दिली तकलीफ़ होती है। हालांकि ये शख्स इस काबिल नहीं कि इसका नाम लिया जाए। वो कहती मैं दिल पर पत्थर रख कर इमरान खान का नाम लेती हूँ, वरना इमरान खान जैसे शख्स की तरफ वो मुड़ कर भी ना देखे। और हैरानी नहीं होती कि इमरान खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा चूँकि सारी तबाही का ज़िम्मेदार इमरान खान है तो फिर किसी और का नाम कैसे लिया जा सकता है। तो इमरान खान का नाम लेना पड़ता है और वो मेरी वालिद की उम्र के हैं और मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, वरना इनके साथ तो मेरा मुकाबला ही नहीं बनता। तो सदर मुमलकत आरिफ अलवी बदस्तूर प्रॉब्लम बन रहे हैं और वो लगता यूँ कि वो पीटीआई के अहम रहनुमा के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। और ऐसे कहते हैं ना, बड़े ओहदे पर जब छोटे शख्स बैठ जाए तो वो हरकतें छोटी छोटी हरकतें करते हैं और बदस्तूर सियासी अनरेस्ट का बायस बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में भी उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की और अब वो गवर्नर पंजाब के ओहदे के लिए जो नॉमिनेशन है बलीगुर रहमान की, उसके रास्ते की भी रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने ख़त लिख दिया वज़ीर आला पंजाब को जी कि हम जो आपने जिस शख्स को नॉमिनेट किया है मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके ख़्याल में अभी तक वो जो उमर चीमा साहब है वो भी गवर्नर हैं और सदर की खुशनुदी तक वो गवर्नर रह सकते हैं। तो वो नए गवर्नर पंजाब की राह में रुकावट है। लेकिन इसका जवाब फिर दे दिया शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा जी कि गवर्नर तो वही लगेगा जो हमने कह दिया है। तो ये फॉर्मेलिटी होती है और 10 दिन बाद वो गवर्नर के ओहदे का खल्फ उठा लेंगे बलीगुर रहमान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, सदर वो अपनी छोटी हरकतों से लोग पहचाने जाते हैं। आरिफ अलवी साहब बज़ाहिर पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अपनी हरकतों से बिल्कुल इस बात को ज़ाहिर नहीं होने देते कि वो पढ़े लिखे हैं या वो इस मुल्क के सदर हैं। सदर का ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, लेकिन वो जब सदर के ओहदे पर बैठ जाता है तो फिर वो पार्टीबाजी नहीं करता। आप देख लें कि ममनून हुसैन सदर थे जब इमरान खान की हुकूमत बनी, तो उन्होंने हुकूमत की राह में कोई रुकावट नहीं खड़ी की। वो कह सकते थे मैं खलफ नहीं लेता जी इमरान खान साहब से, मैं किसी और गवर्नर से खलफ नहीं लेता और मैं उन्होंने कोई रुकावट नहीं डाली। तो उन्होंने सदर के तौर पर बिहेव किया। और यहाँ पर आरिफ अलवी साहब वो कहते हैं अपनी बेड़िया वट्टे आप पाई जा रहे हैं। तो पीटीआई की रहनुमा शीरी मज़ारी को रात 12 बजे अदालत ने रिहाई दे दी और हुकूमत को ये कहा है जी कि जुडिशल इंक्वायरी कराए। उन्हें पुलिस की हिफाजती दस्ता जो है वो लेकर अदालत पहुंचा था और आईजी को भी बुलाया गया और तमाम आला हुकाम मौजूद थे। तो आईजी ने कहा जी मेरा तो अभी तक मैं हूँ ही नहीं, यानी आईजी आज ही बना और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई का कोई मेंबर अभी तक डीनोटिफाई नहीं हुआ तो स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो उनसे ये दरख्वास्त करना तो बनता है, बल्कि पूछना बनता है अतर मिल्ला साहब से कि जब शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, हकान अब्बासी, जावेद लतीफ़ समेत दर्जनों लीगी रहनुमा को, ये सारे वो थे जो कि मेंबरान कौमी असम्बली थे और शहबाज शरीफ तो अपोजिशन के लीडर थे,
तो उस वक्त जब उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था, उस वक्त किसी अदालत को, किसी जज को इस बात की तौफीक नहीं हुई कि वो कहे कि जनाब स्पीकर की इजाज़त के बगैर ये गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। तो अदालत ने ये भी कहा कि पॉलिटिकल लीडर को ये बैठकर सोचना चाहिए, और पिछले हुकूमत में इससे भी ज़्यादा बड़े वाक़यात हुए, यानी ये उन्होंने शीरीन मज़ारी से मुखातब होकर कहा कि जब आप हुकूमत में थी तो इससे भी ज़्यादा बड़े वाक़यात हुए, यानी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई। तो जब आइन का एहतराम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो चीफ जस्टिस ने नमाज़ी की अदालत मिसिंग पर्सन के केस सुनती रही है, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। तो अदालत ने शिकवा भी कर दिया और उन्होंने इशारा भी कर दिया। अब शीरीन मज़ारी साहबा और उनके फैमिली के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उन पर तशद्दुद किया गया, हाँ सब ने कहा उन्हें मारा पीटा गया, और उनके साथ मर्द पुलिस है उन्हें गिरफ़्तार करके ले गई। लेकिन उनकी वीडियो आ गई जिसने जाहिर कर दिया कि उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, उन्हें बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से गाड़ी से निकाला गया। थोड़ी सी उन्होंने मुज़ाहमत की, जिस पर पुलिस एहलकार खातून जो थी उन्होंने उसका बाजू पकड़कर उनको गाड़ी से बाहर निकाला और वो गालियाँ देती रहीं। इस सारे एपिसोड में अगर आप देखें तो शीरीन मज़ारी हावी नज़र आती हैं और पुलिस बेचारी बैकफुट में नज़र आती है, लेकिन पूरी तरीके साहब ने इसको जिस तरह का इशू बनाने की कोशिश की वो उस वीडियो ने नाकाम बना दिया। No, you're not going to take my phone. No, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को फोन करो। Do not touch me. No, don't touch me. No. No, I will not. No, who are you to arrest me? No. Ma'am, there is no issue. Please come out. We can talk about it. Ma'am, please talk about it. Be peaceful. Be peaceful. No, We then can- leave me. You're using violence. No, you. Don't you take my phone, you bastard. तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये क्लेम किया, फवाद चौधरी और दीगर ने, कि हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया इस पर उन्होंने बेइज्जती कराई, इन्हें कानून का नहीं पता, इन्हें आइन का नहीं पता, और जनाब बड़ी बेइज्जती हो गई। और हुकूमत, यानी वो बता रहे थे हुकूमत बड़ी अनाड़ी सी, बड़े खिलाड़ी सा, हम जब गिरफ्तारियाँ करते थे तो हम किसी को पता नहीं लगने देते थे, हमें पहले ही पता होता था ये ऊपर से लेकर नीचे तक कड़ा बंदा गिरफ्तार हो रहा है। और ये बात दुरुस्त भी है। हुकूमत के लोग आके, फैसल वाडा, फवाद चौधरी सब आके बताया करते थे कि कल फलाना पढ़ा जाएगा, कल परसों फलाना पढ़ा जाएगा। तो हुकूमत ने, जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने बड़ी प्लानिंग से लोगों को पकड़ा था और उन्होंने अपोजिशन के सारे लीडर मार किए थे और उस वक्त सारे एक पेज पे थे। ना कोई अदालत किसी को रिलीफ दे रही थी, ना कोई और ताकतवर इदारा किसी को सपोर्ट कर रहा था, तो सारे ही एक ही टेबल पे बैठे हुए थे और लोगों को पकड़े थे। नैब जो है उस वक्त कहता था जी अगर मैं मुकदमात कर लूँ, मुझे चेयरमैन नैब है कि तो हुकूमत गिर जाएगी, अगर मैं हुकूमत के लोगों के खिलाफ मुकदमात करूँ तो हुकूमत गिर जाएगी। तो अब उनकी हुकूमत नहीं है, तो अब नैब कहाँ गया? अब नैब ने किसी की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं है। वो आ जाके एक फरा गोगी बेचारी वो फंस गई, क्योंकि सारा मुद्दा पड़ गया फरा गोगी के ऊपर। और पंजाब में अकेले फरा गोगी तो मुलजमा नहीं है ना, अब फरा गोगी हकीकत है, फसाना है, स्केप गोट जो भी है, लेकिन चूँकि वो एक वाहद एक लिंक है जो कि सीधा बनी गाला की तरफ जाता है, तो उसको तो पकड़ लिया गया। लेकिन जो बाकी लोग जो अज खुद, यानी जिन्होंने करप्शन की गंगा में हाथ धोए और बेतहाशा पैसा कमाया, और कितने वज़रा ऐसे जिनकी आमदन और असासे मैच नहीं करते। ये मैं भी रिपोर्ट दे चुका हूँ, मुख्तलिफ चैनल भी चला चुके हैं कि किस वफाकी वज़ीर की, यानी जो अब साबिक़ वफाकी वज़ीर है, आमदनी में कितने मुख्तसर अरसे में कितने % इजाफा हुआ, कई 100% हिसाब से बढ़े। तो ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन हुण नैब जड़ा ना वो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही लग रहा है शहबाज शरीफ को हुकूमत दे के कह दिया जी साडा जुम्मा तोश पोश, हुण जो करना तुसी करो। और वो बेचारे अपने थादियों से मुलाकातें करते फिरे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी से भी इम्पोर्टेंट मुलाकात की और आसिफ अली जरदारी ने उन्हें यानी धमकी दी कि जनाब करो कम, कोई हम आपके साथ हैं और कोई इलेक्शन की डेट देने की ज़रूरत नहीं है, निबड़ लाएंगे जो कुछ होएगा। और दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी वेट एंड सी है, और ये बात दुरुस्त नहीं है। यानी अगर आप हालात वाक़यात का ज़रा बारीक बिरी से जायज़ा लें तो मेरे जैसे बहुत से खुशगुमान ये कह रहे हैं जी हाँ साहब और इस्टेब्लिशमेंट रले हुए हैं।
मिले हुए हैं अंदर से, और ये सारी नूरा कुश्ती है और खान साहब को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही। तो एक थ्योरी तो ये भी बड़ी सॉलिड है और उसके बड़े रीज़न है, बड़ी लॉजिक्स इसके पीछे नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब और उनकी जमात के लोग अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के पीछे जिस तरह हाथ धो के पड़े हुए हैं, उससे लगता है कि नहीं, मामला कुछ और है। इस्टेब्लिशमेंट अगर उनके साथ नहीं है तो फिर खिलाफ भी नहीं है, और ये सारी जो बकवास और वाहियात गुफ्तगू की जाती है, ये सिर्फ उन्हें अपनी पोजीशन अपने हक में यानी करने के, अपने हक में या अपने हक में हमवार करने के लिए की जाती है। और ये इतनी बकवास और ये की जाती है, ये सारी अपने हक में उनको हमवार करने के लिए की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं आज खान साहब कौन सी डेट देते हैं लॉन्ग मार्च, और उसके बाद फिर क्या होता है। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।